क्या आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स सामान्य है, फिर भी संतान सुख नहीं मिल रहा? क्या हर महीने एक नई उम्मीद जागती है और फिर कुछ दिनों बाद वही निराशा लौट आती है? क्या परिवार, रिश्तेदारों और समाज का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? और शायद सबसे कठिन बात यह है कि डॉक्टर भी कह रहे हैं रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, तो फिर देरी क्यों हो रही है? लेकिन यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कारण केवल शारीरिक या मेडिकल होगा, लेकिन हजारों कुंडलियों के अध्ययन में मैंने एक बात बार बार देखी है। कई बार कुंडली संतान सुख से इनकार नहीं करती, वह केवल एक शर्त रखती है और यही शर्त पूरी कहानी बदल देती है। लेकिन वह शर्त क्या है, उसका उत्तर अभी नहीं, क्योंकि पहले हमें पूरी तस्वीर समझनी है। रामायण में राजा दशरथ, महाभारत में राजा पांडु और भागवत में देवकी, तीनों ने संतान सुख से जुड़ा संघर्ष देखा, लेकिन तीनों की कहानी का अंत निराशा में नहीं हुआ। ऐसा क्यों? यही रहस्य आज हम समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। कुंडली में संतान सुख कहाँ देखा जाता है, कौन से ग्रह देरी करवाते हैं, किसकी कुंडली देखी जाती है, समय की क्या भूमिका है, और अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करेंगे। लेकिन एक चेतावनी, इस विषय में अधूरी जानकारी, कोई जानकारी न होने से भी अधिक खतरनाक हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार, मैं आशीष पाटीदार हूँ। पिछले 27 वर्षों से वैदिक ज्योतिष का अध्ययन, अध्यापन और परामर्श कर रहा हूँ, और एक बात आज भी मानता हूँ, मैं स्वयं को पूर्ण विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं एक्सपर्ट इन प्रोग्रेस हूँ, क्योंकि हर कुंडली कुछ नया सिखाती है। और शायद यही कारण है कि मेरी सीखने की यात्रा आज भी जारी है। यह समस्या आज की नहीं है, और इसकी कहानी में एक बहुत बड़ी उम्मीद छिपी हुई है। जब कोई दंपत्ति वर्षों तक संतान सुख की प्रतीक्षा करती है, तो उसके मन में एक प्रश्न अवश्य आता है, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी किस्मत में संतान सुख है भी या नहीं? लेकिन यदि हम अपने प्राचीन ग्रंथों को देखें तो पता चलता है कि यह संघर्ष केवल आज का नहीं है। हजारों वर्षों से मनुष्य इस पीड़ा का सामना करता आया है। रामायण में अयोध्या के महाराजा दशरथ के पास सब कुछ था, साम्राज्य, शक्ति, वैभव और प्रतिष्ठा, लेकिन संतान नहीं थी, वर्षों तक नहीं थी। तब वे महर्षि वशिष्ठ के पास गए। उनके मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, और उसके बाद भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महाभारत में राजा पांडु की स्थिति और भी कठिन थी। उन्हें ऐसा श्राप प्राप्त हुआ था जिसके कारण सामान्य रूप से संतान प्राप्ति संभव नहीं थी। परिस्थितियां लगभग असंभव दिखाई देती थी, लेकिन समय आने पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे महान पुत्रों का जन्म हुआ। भागवत पुराण में देवकी ने लगातार 6 संतानों का वियोग सहा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कोई होगा। लेकिन वहीं देवकी आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की माता बनी। अब इन 3 कथाओं में एक समान बात क्या है? 3 अलग अलग युग, 3 अलग अलग परिस्थितियां, 3 अलग अलग संघर्ष, लेकिन एक ही संदेश। बाधा थी, संघर्ष था, प्रतीक्षा थी, लेकिन अंत में संतान सुख भी था। और यही बात वैदिक ज्योतिष भी सिखाता है। बहुत बार कुंडली संतान सुख से इनकार नहीं करती, वह केवल यह बताती है कि इस सुख तक पहुंचने के लिए समय, धैर्य और सही अवसर की आवश्यकता होगी। मैंने हजारों कुंडलियों में एक बात बार बार देखी है। बहुत से लोग देरी को निषेध समझ लेते हैं, जबकि कई बार कुंडली केवल प्रतीक्षा दिखा रही होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है
ज्योतिषी आखिर कुंडली में ऐसा क्या देखते हैं जिससे उन्हें संतान सुख, देरी या बाधा के संकेत मिलते हैं। यहीं से असली ज्योतिष शुरू होती है। अब जो बात आने वाली है, यहीं पर ज़्यादातर लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ एक ग्रह देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जबकि वास्तविकता उससे कहीं अधिक गहरी होती है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में संतान सुख देखा जाता है, तो सबसे पहले पंचम भाव का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष में पंचम भाव को संतान भाव कहा गया है, लेकिन पंचम भाव केवल बच्चों का भाव नहीं है। यह सृजन, वंशवृद्धि और जीवन की निरंतरता का भाव भी है। इसलिए संतान सुख के विश्लेषण में इसे विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन केवल पंचम भाव देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, उसके स्वामी को भी देखा जाता है, जिसे हम पंचमेश कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके पास एक सुंदर घर है, लेकिन उसका प्रबंधक ही कमजोर हो, तो क्या वह घर अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएगा? शायद नहीं। ठीक इसी प्रकार पंचम भाव अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि पंचमेश कमजोर हो तो परिणाम बदल सकते हैं। यदि पंचमेश मजबूत हो, शुभ प्रभाव में हो और अच्छी स्थिति में हो, तो संतान सुख के योग बेहतर माने जाते हैं। लेकिन यदि पंचमेश कमजोर हो, अस्त हो, नीच राशि में हो या छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में स्थित हो, तो देरी या संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की बात नहीं की, और वह है गुरु ग्रह। गुरु को पुत्र कारक ग्रह कहा गया है। यदि गुरु मजबूत हो, शुभ स्थिति में हो और पंचम भाव को समर्थन दे रहा हो, तो यह सकारात्मक संकेत माना जाता है। इसी कारण संतान सुख के विश्लेषण में गुरु को विशेष महत्व दिया गया जाता है। लेकिन यहाँ भी एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि केवल गुरु अच्छा हो तो सब ठीक हो जाएगा, या केवल गुरु कमजोर हो तो सब खराब हो जाएगा। लेकिन ज्योतिष इतनी सरल नहीं है। यह हमेशा पूरी तस्वीर देखती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक ग्रह नहीं, पूरा पैटर्न देखिए। और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि केवल जन्म कुंडली ही नहीं, एक और कुंडली भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब विस्तृत अध्ययन किया जाता है, तो जन्म कुंडली के साथ साथ सप्तांश कुंडली यानी D7 चार्ट का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यह विशेष रूप से संतान सुख से संबंधित मानी जाती है। इसलिए गंभीर विश्लेषण में केवल एक भाव या एक ग्रह देखकर निर्णय नहीं दिया जाता। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर पंचम भाव, पंचमेश और गुरु ग्रह इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर देरी क्यों होती है? कौन से ग्रह बाधा पैदा करते हैं, कौन से ग्रह प्रतीक्षा करवाते हैं और कौन से ग्रह बार बार प्रयास करवाते हैं? यही हम अगले अध्याय में समझेंगे। ज़्यादातर लोग यहीं पर घबरा जाते हैं, क्योंकि अब हम शनि, राहु, केतु और मंगल की बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात अभी से याद रखिए, जो ग्रह देरी दिखाते हैं वे हमेशा निषेध नहीं दिखाते। यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी भी ग्रह को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि संतान सुख नहीं मिलेगा। ग्रह केवल परिस्थितियां, संघर्ष और समय बताते हैं। अंतिम निर्णय हमेशा पूरी कुंडली देखकर ही किया जाता है। यदि पंचम भाव पर शनि का प्रभाव हो या शनि पंचमेश को प्रभावित कर रहा हो, तो अक्सर संतान सुख में देरी देखने को मिलती है। लेकिन शनि का स्वभाव अलग है। वह हर चीज़ अपने समय पर देता है। वह धैर्य सिखाता है, प्रतीक्षा करवाता है और फिर फल देता है। इसलिए कहा जाता है, शनि देरी कर सकता है लेकिन हमेशा इनकार नहीं। और यही बात बहुत से लोगों समझ नहीं पाते। देरी और निषेध दोनों अलग अलग बातें हैं। अब बात करते हैं
राहु और केतु की। यदि राहु या केतु पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हों तो कई बार अनिश्चितता दिखाई देती है, बार बार प्रयास करने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स सामान्य होने के बावजूद परिणाम देर से मिल सकते हैं। कई बार उपचार लंबे समय तक चल सकते हैं और कई बार सब कुछ सही दिखने पर भी परिणाम दिखाई नहीं देता। इसलिए राहु और केतु की भूमिका को गंभीरता से देखा जाता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल ऊर्जा, साहस और प्रयास का ग्रह है, लेकिन यदि मंगल पंचम भाव को प्रभावित कर रहा हो तो कुछ मामलों में अतिरिक्त संघर्ष देखने को मिल सकता है। कई बार अपेक्षा से अधिक प्रयास करने पड़ते हैं या चिकित्सक सहायता की आवश्यकता बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ भी मंगल अकेला निर्णय नहीं करता, उससे पूरी कुंडली के संदर्भ में देखा जाता है। मैंने ऐसी अनेक कुंडलियाँ देखी हैं जहाँ शनि, राहु या केतु के प्रभाव होने के बावजूद समय आने पर संतान सुख प्राप्त हुआ। इसलिए किसी एक ग्रह को देखकर घबराइए मत, पूरे पैटर्न को समझिए। यदि आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग दिखाई दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ग्रह अक्सर देरी दिखाते हैं लेकिन हमेशा निषेध नहीं। और यहीं से हम एक ऐसे विषय पर पहुंचते हैं जो कई बार ग्रहों से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कई बार कुंडली संतान सुख से इनकार नहीं करती, वह केवल एक शर्त रखती है। अब हम उसी शर्त के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई बार योग मौजूद होते हैं, संभावनाएं मौजूद होती हैं, लेकिन उनका समय अभी नहीं आया होता। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर। यह वह हिस्सा है जिसके बिना बाकी पूरी चर्चा अधूरी है। अब तक हमने समझा कि पंचम भाव, पंचमेश और गुरु ग्रह संतान सुख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक बात और है जिसे समझे बिना सही विश्लेषण संभव नहीं, और वह है समय। क्योंकि जीवन में केवल योग होना पर्याप्त नहीं होता, योग के साथ सही समय का मिलना भी आवश्यक होता है। एक सरल उदाहरण समझिए। यदि आपके पास अच्छी ज़मीन हो, अच्छे बीज हों, लेकिन मौसम सही ना हो, तो क्या फसल उगेगी? शायद नहीं। ठीक यही बात कुंडली पर भी लागू होती है। कई बार योग होते हैं, संभावनाएं होती हैं, लेकिन समय नहीं होता। यही कारण है कि कुछ लोगों को विवाह के तुरंत बाद संतान सुख मिल जाता है और कुछ लोगों को वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दोनों की कुंडलियों में योग हो सकते हैं, लेकिन समय अलग हो सकता है। और यही वह शर्त है जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। बहुत बार कुंडली ना नहीं कहती, वह केवल कहती है अभी नहीं। यही कारण है कि अनुभवी ज्योतिषी केवल योग नहीं देखते, वे समय भी देखते हैं। ज्योतिष में दशा हमें यह बताती है कि जीवन के किस विशेष समय में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभावी है। यदि उस समय पंचम भाव का स्वामी सक्रिय हो, गुरु ग्रह सक्रिय हो या संतान सुख से जुड़े शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए यह जानना पर्याप्त नहीं है कि योग है या नहीं, यह जानना भी आवश्यक है कि वह योग फल कब देगा। कई बार कुंडली में योग पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही गुरु का शुभ गोचर आता है या कोई महत्वपूर्ण ग्रह अनुकूल स्थिति में आता है, परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इसी कारण कई लोग कहते हैं सालों तक कुछ नहीं हुआ और फिर अचानक सब ठीक हो गया। लेकिन वास्तव में वह अचानक नहीं होता, उसके पीछे समय का विज्ञान काम कर रहा होता है। अगर इस पूरे अध्याय से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह यह है, योग होना जरूरी है, लेकिन सही समय का आना भी उतना ही जरूरी है। और शायद यही वह शर्त है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। जब संतान सुख की बात होती है तो आखिर
किसकी कुंडली देखी जानी चाहिए, पति की, पत्नी की या दोनों की। और यहीं बहुत बड़ी गलती की जाती है। यहाँ वही गलती छिपी है जिसका संकेत मैंने शुरुआत में दिया था। जब संतान सुख की बात आती है तो बहुत से लोग केवल एक कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं, कभी पति की, कभी पत्नी की, और फिर पूछते हैं समस्या कहाँ है। लेकिन वास्तविकता यह है, संतान सुख का संबंध केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, यह पति और पत्नी दोनों से जुड़ा विषय है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों की कुंडलियों का अध्ययन आवश्यक होता है। हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि संतान सुख में देरी होने पर सबसे पहले महिला को दोष दिया जाता है, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि बहुत से मामलों में पुरुष पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दोषारोपण नहीं, समझदारी आवश्यक है। मान लीजिए पत्नी की कुंडली में संतान सुख के अच्छे योग हैं, लेकिन पति की कुंडली में समय अनुकूल नहीं है, या पति की कुंडली मजबूत है लेकिन पत्नी की कुंडली में देरी के संकेत हैं, तो क्या केवल एक कुंडली देखकर सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अनुभवी ज्योतिषी दोनों की कुंडलियों का संयुक्त अध्ययन करते हैं। कई बार समस्या योग में नहीं होती, समस्या तालमेल में होती है। एक व्यक्ति की शुभ दशा चल रही होती है, दूसरों की नहीं। एक को गुरु का सहयोग मिल रहा होता है, दूसरे को अभी प्रतीक्षा करनी पड़ रही होती है, और जैसे ही दोनों का समय का तालमेल बनता है, परिणाम मिलने लगते हैं। याद रखिए, केवल एक ग्रह देखकर या केवल एक कुंडली देखकर बड़ा निष्कर्ष निकाल लेना अक्सर गलत साबित होता है। सच्चा ज्योतिष कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं देता। वह पूरी तस्वीर देखता है, दोनों कुंडलियां देखता है, समय देखता है और तभी निष्कर्ष निकालता है। अब यहाँ मैं अपने अनुभव से एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग संतान सुख में देरी को संतान सुख का अभाव समझ लेते हैं, जबकि कई बार कहानी कुछ और होती है। योग मौजूद होते हैं, संभावनाएं मौजूद होती हैं, लेकिन समय अभी अनुकूल नहीं हुआ होता। और अगर इस पूरे वीडियो से आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वह यह है, पहले योग देखो, फिर समय देखो और उसके बाद निष्कर्ष निकालो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपके परिवार, रिश्तेदारी या मित्रों में किसी ने संतान सुख के लिए लंबी प्रतीक्षा की है? यदि हाँ, तो कमेंट में लिखिए आशा। और यदि आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में संतान सुख के उपाय, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय और उनके ज्योतिषी पक्ष को सरल भाषा में समझाऊं, तो कमेंट में लिखिए उपाय। अगर इस वीडियो ने आपके मन का कोई डर कम किया हो और आपको ज्योतिष को समझ के साथ देखने में मदद की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। जब भरोसा बने तब जुड़िए। याद रखिए, कई बार कुंडली ना नहीं कहती, वह केवल कहती है अभी नहीं। जय श्री राम।